अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 5-6 मौजूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी कंपनीज और एक हुकूमती इदारे के ऊपर पाबंदी, इसके असरात क्या होंगे और क्या पाकिस्तान के ऊपर इसके नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अमेरिका की देखा देखी। इमरान खान ने भी पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। इतवार से अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो बाकायदा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी, इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये शिकवा किया है कि जेल इंतजामिया ने इमरान खान से मिलने नहीं दिया। जेल इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है, इस पे भी बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होना था परसों यानी 21 दिसंबर को, वो मौखर कर दिया गया है। उसकी तफसीलात और वजूहात क्या हैं, इस पे भी बात होगी। पांचवें नंबर पे इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के तमाम तर जो कानूनी तौर के ऊपर जो थी वो केस की वो सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। बाकायदा 23 को फैसला होगा। मुतवक्के तौर के ऊपर क्या फैसला होगा, इस पे भी बात होगी। और आखिर में बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने एक होशरुबा किस्म की रिपोर्ट जारी की है इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पे। उसकी तफसीलात क्या है और क्या हॉरिफिक किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं पाकिस्तान की जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उस पे एनडीसी और उसके साथ साथ 3 कंपनीज के ऊपर। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसके हवाले से ये पाकिस्तान ने कुछ जो इसकी खिलाफ वर्जियां की हैं और ये जो प्रोलिफरेशन और उसके हवाले से तो उस बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। उसके बाद दफ्तर खारजा की तरफ से एक बाकायदा ना सिर्फ ये कि एक बेफिटिंग रिप्लाई और बड़ा सख्त जवाब आया है। उसमें दफ्तर खारजा की तरफ से ये जो अमरीकी पाबंदियां हैं उसके हवाले से जो जवाब दिया गया है वो बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का जो फैसला है ये मुतासिबाना है और बदकिस्मती से ये जो पाबंदियां आयद की गई हैं इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन और सलामती के मकसद से इनहिराफ करती है जिसका मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है इस खित्ते में। इस तरह की पॉलिसियां हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक मुज़मिरात और रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है जिसे 240 मिलियन लोगों ने इसकी क़यादत पर अता किया है। इस मुकद्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। माजी में तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थी। अदम फैलाव के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का दावा करते हुए माजी में दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंसेस की शर्त तक को खत्म कर दिया गया। इस तरह के दोहरे मेयार और इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव की हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को भी खतरे में डालती हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगाई गई हैं खासतौर के ऊपर जो इसमें फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज में भी अंदिया दिया गया है कि कुछ ममालिक को तो लाइसेंसेस जारी करने तक का वो दिया गया, उसको हकूक दिए गए। इंडिया की एग्जांपल दी जा रही है और खासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दरअसल काउंटर उसके लिए है, डिफेंस के लिए है कि जो इंडिया की तरफ से अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान को अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी बका के लिए अपना जो दिफा है उसको हर सूरत में मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान उसको मजबूत करेगा। अमेरिका की पाबंदियां माजी में भी लगती रही हैं, अब जो लगाई गई हैं इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान के पास चाइना जैसा जो एक मुल्क है जहां पे जो स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान का अलायंस है और जो पाकिस्तान की ज्यादातर अब दिफाई जो जरूरियात हैं वो चाइना से ही पूरी की जा रही हैं बजाय इसके कि अमेरिका की तरफ रिलायंस करने के। पाकिस्तान जो ज्यादातर अब जितनी भी इस तरह की जो दिफाई हों या स्ट्रेटेजिक जितने भी जरूरियात हैं वो उसके जरिए पूरी करता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अमेरिका की तरफ से खासतौर के ऊपर ये जो नई पाबंदियां आई हैं खासतौर पे ये माजी में भी इस तरह, अगर आपको याद हो 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का टेस्ट किया था उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि अपना जो
न्यूक्लियर टेस्ट वो किया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद और इन तमाम माली मुश्किलात के बावजूद भी ना सिर्फ ये कि सर्वाइव किया बल्कि अब दोबारा से थ्राइव भी किया। चाहे वो दिफाई हवाले से हो, चाहे वो तस्वीराती हवाले से हो या मुआशी हवाले से भी पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में सर्वाइव करता आया है। और उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो चाइना के हवाले से बहुत ज्यादा इसका कोऑपरेशन रहा है। इवन ये जो पाबंदियां हैं ये अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के ऊपर नहीं जिसका ये तासुर मिल रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे कि ये इमरान खान की वजह से ये अब अमेरिका की तरफ से ये सख्तियां आना शुरू हो गई हैं, और यही मैं समझता हूं कि ये आगे जाके ये पीटीआई के लिए नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बन रहा है कि अमेरिका पहले करारदादों के जरिए ये सारा कुछ करता रहा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता रहा। अब पीटीआई अगर इस तरह की पाबंदी को भी कैश कराएगी और ये कि ये इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। इससे जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक माहौल और जो तासुर कायम होगा वो यही होगा कि इमरान खान के लिए अमेरिका इस तरह की पाबंदियां तक आ गया है। तो उस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि एक तो ये कि जो लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए हमदर्दी है वो मुल्क से ज्यादा नहीं हो सकती, पाकिस्तान से ज्यादा किसी भी कोई शख्सियत नहीं हो सकती आगे। और अगर ये पीटीआई इसको कैश कराएगी तो इसका आगे उसको नेगेटिव इसके जो है वो असरात इसके सामने आएंगे। बहरहाल ये 1998 की पाबंदियां हो, फिर उसके बाद आपने देखा जब अब्दुल कदीर खान के हवाले से ये मामला चले थे, KRL के हवाले से उस पर पाबंदियां जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए थे कदीर खान की तरफ के ऊपर, ये इल्जामात कि उन्होंने ईरान और जो नॉर्थ कोरिया था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से उन्होंने वो किरदार अदा किया। तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां, फिर उसके बाद भी वक्तन फवक्तन ये जो पाबंदियों का सिलसिला था वो जारी रहा, और मुख्तलिफ जो प्राइवेट एंटिटीज थी उसको भी सैंक्शंस उनके ऊपर लगाई जाती रही हैं। तो ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं है जिसको इस तरह आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो वो किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के फैलाया जा रहा है। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इतना बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहली दफा पहले जितनी भी अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई जाती थी, इस तरह के जितने भी जो डिफेंस सिस्टम के हवाले से कोई पुर्जाजात मंगवाए जाते थे वो प्राइवेट कंपनीज के जरिए ही ये सारा कुछ होता था। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि जो NDC पाकिस्तान का एक हुकूमती इदारा है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये सारा ये माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, दुनिया भर के और दूसरों ममालिक के साथ भी, इवन चाइना तक, रशिया तक, इन ममालिक के साथ भी इस तरह की पाबंदियों का इनको सामना करना पड़ा है। बहरहाल इस पे मजीद तफसीलात जो होंगी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इसी देखा देखी में जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं। आज फिर इमरान खान ने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया है और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो उनकी तरफ से दो मुतालबात किए गए, एक तो यही कि जो इनके कैदी जितने भी उनके वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा ये कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। ये मुतालबात उन्होंने कहा था कि ये माने जाएं। इतवार तक अगर हुकूमत इस पर नहीं मानती तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको सिविल नाफरमानी के हवाले से कहने के लिए, और उसके पहले जो स्टेज है उसमें वो तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा भेजना बंद कर दें। तो ये मैं समझता हूं कि ये इमरान खान, जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम वक्त है, खासतौर के ऊपर ये जो इंटरनेशनल इस तरह का जो दबाव ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिकली या दिफाई हवाले से पड़ रहा है, और उसके साथ साथ ये इमरान खान अगर इसमें कोई कंट्रीब्यूट करते हैं और इस हवाले से बाकायदा अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक का वो करते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि शायद फिर क्योंकि सियासत में वैसे तो रास्ते कभी ना कभी खुल ही जाते हैं, लेकिन अगर इमरान खान इस तरह का कोई काम करते हैं और कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये इनका वापसी का रास्ता सिर्फ इमरान खान का ही नहीं बल्कि उनकी सियासी जमात का भी बंद किया जा सकता है। और ये मैं अपने एक सियासी उसके हवाले से समझता हूं, क्योंकि ये इस तरह के जो माहौल में और फिर उसके साथ साथ ये मुल्क दुश्मनी इस तरह, क्योंकि पीटीआई के बिहाफ के ऊपर ऑलरेडी कुछ करारदादें अमेरिका की तरफ से मंजूर हो चुकी हैं, फिर उसके साथ साथ जो बरतानिया की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है या उनकी पार्लिमान की तरफ से कोई मुतालबात किए जाते हैं, तो उसके साथ ये अगर किया जाता है कि पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर भी डिस्टेबलाइज करना है और ये जो रेमिटेंसेज हैं वो अगर ये रोकने का कह देते हैं, तो उससे फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली फिर यही हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कोई
इस पे कोई रेफरेंस भेजा जा सकता है। और पीटीआई के ऊपर ना सिर्फ ये कि उसको हमेशा के लिए पाबंदी लगाने का, और फिर उसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि शायद आगे फिर मजीद सख्तियां बढ़ जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की जो दीगर क़यादत है वो भी ये बात समझती है, जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौजूदा हालात हैं, इसमें इमरान खान अगर ये इस तरह की कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक का वो करते हैं, पहली बात तो ये है कि अवाम की तरफ से या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी तरफ से कोई उस तरह रिस्पांस नहीं आना। और उसकी वजह भी यही है कि एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं वो सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज से भेजी जाती हैं, और गल्फ कंट्रीज में वही जो सबसे ज्यादा मजदूर तबका है वो पैसे भेजता है, और वो इसीलिए भेजता है कि उनकी पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे उसी के ऊपर रिलाय कर रही होती है। जो अमेरिका में बैठे हैं वो सबसे कम पैसे भेजे जाते हैं उनकी तरफ से, या यूरोपियन या जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरफ से। तो ये इमरान खान की तरफ से एक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब नहीं होनी, और लेकिन अगर इन्होंने ये कॉल दे दी तो उससे फिर इमरान खान का सियासी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा आगे नुकसान होगा। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं पिछले चंद 1-2 महीना पहले आपको याद होगा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपना जो उन्होंने लाहौर दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने जेल इस्लाहाती कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में पीटीआई के रुकन जो है खदीजा शाह उनको भी शामिल किया था, और एक सब कमेटी बना दी गई थी कि वो जेल्स के मुख्तलिफ जेल्स का वो मुआयना करें, वहां पे जाएं और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशंस दें कि जेल के लिए जो इनमेट्स हैं या जो कैदी हैं उनके रहने के लिए क्या क्या इस्लाहात की जाती हैं। इसी सिलसिले में ये जो कमेटी थी उन्होंने अडियाला जेल का भी विजिट किया, और खदीजा शाह जो कि पीटीआई की रुकन है वो बजिद थी कि इमरान खान से उन्होंने मुलाकात करनी है। वो एक साबिक वजीर आजम है, और साबिक वजीर आजम की जो इनपुट है जेल की इस्लाहात के हवाले से वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होगी। यही बातें उन्होंने जब उनको नहीं मिलने दिया गया तो खत लिख के उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा है कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, उनकी इनपुट बड़ी मीनिंगफुल हो सकती थी, इसलिए जेल इंतजामिया को अहकाम जारी किए जाएं कि इमरान खान से दोबारा उनको मुलाकात करने देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो खदीजा शाह की तरफ से ये जो खत लिखा गया ये टोटली और 100% जो है ये एक सियासी मूव है। ये इमरान खान हो या जेल में और भी जो सबसे ज्यादा मसाइल और जो सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आम कैदियों को करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स और खासतौर के ऊपर इमरान खान जैसे जो हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स होते हैं इनको तो तमाम तर ना सिर्फ ये कि सहूलियात दी जाती हैं बल्कि आप अगर देखें तो दर्जनों के हिसाब से रोजाना इनकी मुलाकातें होती हैं इनके वकला के साथ, इनके सियासी लीडरान के साथ, और तमाम तर जो इनको दी गई हैं जितनी भी मराद दी गई हैं जेल के अंदर और उसके साथ साथ जितनी भी फैसिलिटीज दी गई हैं उसके बाद इनके लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई जो जेल के अंदर कोई इतनी ज्यादा वो है। जो आम जो मसाइल होते हैं वो आम कैदियों के होते हैं, उनसे पूछना, उनकी इनपुट लेना, और मैं समझता हूं वो ज्यादा मीनिंगफुल होगी। जो चीफ जस्टिस साहब को भी ये सोचना चाहिए। तो इस हवाले से जो जेल इंतजामिया है ये जो खत इन्होंने लिखा है उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो खासतौर के ऊपर माजी में भी इस तरह की हाई प्रोफाइल कमेटीज जो हैं वो ना सिर्फ ये कि विजिट्स करती हैं, मुआयना भी किया जाता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि उनको जेल के हर बैरक हर ब्लॉक तक एक्सेस होती है। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी और हाई रिस्क के जो जितने भी प्रिजनर्स हों या जो एरियाज हों उनकी तरफ एक्सेस किसी को भी, चाहे वो हाई प्रोफाइल कमेटीज भी होती हैं, उनको नहीं दी जाती। और जेल के जो रूल्स हैं उसके 560 जो रूल के मुताबिक ये जो हाई प्रोफाइल और जो सेंसिटिव प्रिजनर्स हैं उन तक जो रसाई ये जेल इंतजामिया और जेल सुप्रीडेंट की सवाबदीद होती है। उन्होंने हालात और माहौल को देखते हुए ही ये एक्सेस नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो खदीजा शाह है ये सियासत खेलने की बजाय जेन्युइनली जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनके लिए काम करें, बजाय इसके कि वो सियासी तौर के ऊपर इस तरह की वो खेल खेलती रहें। बेहतर यही होगा कि चीफ जस्टिस को भी ये इस हवाले से सोचना चाहिए। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस कंक्लूड हो चुका है। फैसला आना है सोमवार वाले दिन। जो कंक्लूड हुआ है उसमें चंद इंपॉर्टेंट जो खासतौर के ऊपर पॉइंट्स उठाए गए हैं। इमरान खान की जो लीगल टीम थी, जो उनके वकील थे, उनकी तरफ से वो मैं समझता हूं कि वो आपके साथ शेयर करना वो बड़ा लाजमी है। जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर है उन्होंने ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस जो था उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बताया कि जो कोई भी इसमें जो अलकादिर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी जो मुलाजिम है वो शिकायत को निंदा नहीं है इमरान खान के खिलाफ। और फिर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो MRI
की गई, लेकिन कोई क्रिमिनल चीज आज की तारीख तक साबित नहीं की जा सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। अलकादिर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड में से पैसे नहीं दिए गए। उनको जो अलकादिर ट्रस्ट है, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी का ये जो ट्रस्ट है या यूनिवर्सिटी है, उनको बेगम रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट से पैसे अलकादिर ट्रस्ट के लिए दिए गए थे। और अलकादिर ट्रस्ट के मामले में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जेब में कुछ नहीं गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर कानूनी माली फायदा लेने से मुतालिक कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। ये साबित नहीं किया जा सका और बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में आए और 4 साल तक उसी अकाउंट में पड़े रहे। जो पैसे आए वो भी मौजूद हैं और ट्रस्ट भी चल रहा है, तो सजा किस बात की? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट से ना तो तनख्वाह ली और ना ही कोई माली फायदा उठाया। उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस में नुकसान क्या हुआ है? बुशरा बीबी के नाम पर तो ना कोई जमीन ट्रांसफर हुई है और ना ही उनके अकाउंट में कोई रकम आई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जामात बेबुनियाद हैं, लिहाजा इन्हें मुकदमे से बरी किया जाए। उनकी तरफ से वो किया गया। फिर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे अमजद परवेज एडवोकेट, उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि बरतानिया से आने वाले पैसों की एडजस्टमेंट की गैर कानूनी मंजूरी का ये केस है। दरअसल पैसे फेडरल अकाउंट में आने थे, लेकिन उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में आए। लाइबिलिटी अकाउंट, ये जो एक पॉइंट है, मैं समझता हूँ ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर भी कह रहे हैं कि ये पैसा तो वापस आ गया है हुकूमत के पास, जो है वो 190 मिलियन पाउंड। ये दरअसल अगर हुकूमत के पास है तो डायरेक्टली हुकूमत का जो अकाउंट होता है उसमें आता, लेकिन ये लाइबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का लाइबिलिटी जो अकाउंट है उसमें गया। इसका मतलब क्या है कि जो मलिक रियाज ने पैसा देना था सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब, मलिक रियाज, ये पैसा जो है वो जब्त होना था, हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन मलिक रियाज का कर्जा उतारा गया उन 190 मिलियन पाउंड से। तो ये ऐसा नहीं है जिस तरह ये पीटीआई या इमरान खान के जो वकला तासुर दे रहे हैं, बल्कि ये तो मलिक रियाज ने अपना कर्जा वापस किया है जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने देना था। इसलिए ये जो एडवोकेट हैं अमजद परवेज, इन्होंने भी यही पॉइंट रेज किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैसे वापस करने से भी जुर्म खत्म नहीं हो जाता, और जो फरज शहजादी है उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में 240 कनाल जो अराजी है वो जाहिर नहीं की थी, और 240 कनाल जो अराजी की खरीदारी, इसकी मनी ट्रेल भी नहीं दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस पैसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था, जिसके लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया। और उसके बाद अब ये जो हतमी दलाइल दे दिए गए हैं, 23 को वो आना है, जो मेरी इतलात है और जो मेरी असेसमेंट है। कल मैंने इस हवाले से बड़ी जो एक गलती की, और ये आप में से ही किसी ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन या इतलात नहीं बल्कि ये असेसमेंट या तजिया है। बिल्कुल, जो मेरा तजिया है कि ये इमरान खान का वो वाहिद केस है जिसमें ना सिर्फ ये कि ठोस लीगल बुनियादों के ऊपर ये केस कॉन्टेस्ट किया गया है, और इसमें लंबी सजा इमरान खान को हो सकती है। और जिस तरह माजी में जो तोशा खाना या फिर जो इनका साइफर वाला केस था, उनको फौरी तौर के ऊपर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया था, क्योंकि उसमें कुछ लीगल लेकुनास थे प्रोसीजरल, वो पूरे किए गए थे। लेकिन इसमें ये वाहिद केस है जो कि 1 साल से ज्यादा चला है, तो इसमें मैं समझता हूं कि ये इमरान खान को लंबी सजा भी होगी, और उसके साथ साथ ये आगे जाके उस तरह इसको हाई कोर्ट नहीं उड़ा सकती जिस तरह बाकी 2 केसेस को उड़ाया गया था। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं एक इंटरनेशनल खबर के हवाले से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक इदारा है, एनजीओ है इंटरनेशनल, उनकी तरफ से एक नई रिपोर्ट फलस्तीन के हवाले से शाये की गई है, और वो रिपोर्ट में होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए गए। जो सबसे मेन चीज इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वाज़ेह सबूत मिले हैं हमें फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के हवाले से। जो इसराइल की तरफ से जितने भी जो जारहियत और जो अटैक्स किए जा रहे हैं, ये इसकी भरपूर गमाजी करता है कि ये जो फलस्तीनियों की इसमें नस्ल खुशी की जा रही है। फिर उसके साथ साथ ये भी बताया गया है जो रिपोर्ट है उसमें से कि जो 36 हॉस्पिटल हैं जो गजा में थे, उसमें से सिर्फ जो अक्टूबर तक 17 हॉस्पिटल्स जो हैं वो फंक्शनिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी पार्शली, क्योंकि हॉस्पिटल्स तक को इसराइली जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से निशाना बनाया गया है। तो ये उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 12 महीनों में जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है
उसके जो स्टाफ है उसके ऊपर 41 अटैक किए गए हैं। साथ साथ ये भी कि जो जहां पे जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज थी या जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वहां पे जानबूझ के टारगेट किया गया, हमले किए गए, बच्चों को मारा गया और हजारों के हिसाब से बगैर किसी जो इम्तियाज के ये जो कत्लेआम किया जा रहा है। और ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इसराइल की तरफ से बाकायदा नस्ल कुशी की जा रही है फलस्तीनियों की। तो ये एक होशरुबा किस्म की रिपोर्ट है। मैं समझता हूं कि इसके हवाले से बैनुल अक़वामी बिरादरी उसको भी इस रिपोर्ट के हवाले से ना सिर्फ ये कि हाईलाइट करना चाहिए बल्कि यूएन और उसमें बाकायदा करारदाद इसके हवाले से मंजूर करनी चाहिए कि क्यों इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।